वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। गर्ल्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ द नेचर ऑफ़ द ट्रेड। इसके बाद हम इसके डिफरेंट थीरीज़ पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी थीरीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ द नेचर ऑफ़ द ट्रेड साइकिल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रेड साइकिल को हम लोग बिज़नेस साइकिल भी कहते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी में जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कैसे उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। सो ट्रेड साइकिल इज़ बेसिकली द अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ या एक्टिविटीज़ में जो आपके पास आ जाती हैं कि कैसे आपके पास एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ही नहीं होती है आपकी इकोनॉमी में, आउटपुट आपकी इकोनॉमी में नहीं होती है, आपके वेजेस जो होती हैं वो मज़दूरों के या जो लेबर्स होते हैं उनके बहुत ही कम हो जाते हैं। जो चीज़ें होती हैं आउटपुट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। और उस सर्टेन पॉइंट से हम लोग एकदम से जब एक ऐसे फेज़ पे आ जाते हैं जहाँ पे आपकी डिमांड भी बढ़ जाती है, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो रही होती है, आपके पास जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही होती है, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स हैपनिंग इन योर इकोनॉमी। सो उस स्टेज से दूसरे स्टेज तक, या आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक कैसे पहुंचा जाता है या उसके बीच में और कितने फेसेस आ जाते हैं, तो वो सारा कुछ हमारे पास किस में आ जाता है? नेचर ऑफ द ट्रेड साइकिल। साइकिल इज़ बेसिकली आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए कि एक ऐसा फेस जो कि जिसमें अप्स एंड डाउन्स या एक उसमें चेंजेस आ रही होती है विद द पैसेज ऑफ द टाइम। अच्छा जी, एक चीज़ आप लोगों ने जो ख्याल में रखना है कि ये कि बिज़नेस साइकिल जो होता है वो हर 10 साल के बाद आपके पास आ जाता है। लाइक इट रिपीट इट सेल्फ आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो अगर जैसे कि आप लोग अपने स्लाइड्स में देख रहे होंगे कि नेचर ऑफ द ट्रेड साइकिल में हमारे पास देयर आर सर्टेन यू कैन से फेसेस, जिसमें हमारे पास फर्स्ट स्टेज हमारे पास जो होता है वो एक्सपेंशन का होता है, फिर बूम, बूम को हम पीक भी कहते हैं, फिर रिसेशन आ जाता है, देन डिप्रेशन आ जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेस या स्टेज, इसको कहें फेस कहें जो भी आप कह सकते हैं इसको, तो दैट इज़ द एक्सपेंशन। इसको हमने डिफाइन कर लिया है कि ट्रेड साइकिल जो होती है द अप्स एंड डाउन्स इन द आर द फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इन द प्रोडक्शन विच एक्सटेंड ओवर टू अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सेवरल मंथ या ईयर, जिसमें हम लोग नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि 10 साल के बाद ही आ जाता है। डिफरेंट आपके पास लोगों ने डिफरेंट उसकी वो दी है, डेफिनेशंस दी हुई हैं। उनमें सबसे पहला डेफिनेशन हमारे पास है दैट द बिजनेस साइकिल इज़ द फ्लक्चुएशन इन एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड प्राइसेस। अच्छा जी, इन सब को आप कह सकते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स कह सकते हैं, जो आपके पास एम्प्लॉयमेंट, डिमांड, प्राइसेस, वेजेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर या इकोनॉमिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, सो इनमें जो अप्स एंड डाउन्स या जो फ्लक्चुएशन होती है इकोनॉमिक जो ये वेरिएबल्स या इंडिकेटर्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो बिजनेस साइकिल कहते हैं। सेकंड हमारे पास एक और डेफिनेशन आती है, वो कहता है कि ए ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ ए पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड कैरेक्टराइज्ड बाय राइज इन प्राइसेस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें आपने दो चीज़ों को देखना है। एक, कंपोज्ड गुड ट्रेड किसको कहते हैं? जब आपके पास प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो, और दूसरा आपके पास जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा कम हो, तो ये हमारे पास गुड ट्रेड में आ जाता है। और इसके अलावा जो बैड ट्रेड होता है इसके ऑपोजिट होता है। ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं और आपके पास जो प्राइसेस होती है वो इंतहाई क्या होती हैं? कम हो जाती हैं। सो दैट इज़ द डेफिनेशन गिवन बाय सर्टेन पीपल। तो आप इसमें अपना कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं नाउ कि हमारे पास फेसेस ऑफ साइकिल कौन कौन से हैं। पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन को आप बूम भी कह सकते हैं। देन हमारे पास रिसेशन आ जाता है, देन डिप्रेशन आता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, एंड देन रिकवरी आती है या रिवाइवल आती है। तो वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज देखते हैं कि ये हमारे पास आता है एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन में कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बताऊँगी जो कि आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करना है। एक्सपेंशन हमारे पास जो होती है दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज। अच्छा, इसमें आपने क्या इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इसके पॉइंट्स हैं उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसमें हमारे पास होता ये है कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा होता है। मतलब क्या होता है, जो आपके पास जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अपवर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है उसका कि आपकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही होती है, आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा हो रही होती हैं, आप लोगों की जो वेजेस होती हैं वो ज़्यादा हो रही होती है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो मतलब एक फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ आपकी इकोनॉमी जो होती है वो जा रही होती है। आपको पता है कि अगर आपकी इकोनॉमी में डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है
तो एकदम से उसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक्सपेंसिव होना शुरू हो जाती हैं, और प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर को एक प्रॉफिट मोटिव मिल जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना शुरू कर देता है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाता है। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं से लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से वट एवर द केसेस, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि उसको एक प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो उसकी उस इन्वेस्टमेंट से आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो मीन्स कि उनको वेजेस ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो वो क्या होती है, आउटपुट जो होती है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू कर देती है। तो आपकी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा होता है, जिसको हम लोग एक्सपेंशन, चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपेंड हो रही होती हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये कंटिन्यू होती है। कब तक कंटिन्यू होती है, जब तक आपकी इकोनॉमी का जो वो होता है फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं आपके ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, और दिस स्टेज इज़ द पीक ऑफ ट्रेड साइकिल एंड इट इज़ कॉल्ड एज द बूम। बूम जो टॉप पे होता है या पीक होता है, इसको आप जो भी कह सकते हो। तो अगेन ये वही वाली चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेंशन में आपके पास डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोडक्शन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आर एट हायर लेवल होती हैं। रिस्क राइज इन प्राइस लेवल होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक क्रेडिट्स की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, एक उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। सेकेंड स्टेज हमारे पास जो होता है दैट इज़ द रिसेशन, ठीक है। अब रिसेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, रिसेशन में हमारे पास ये होता है कि इन दिस स्टेज मोस्ट बिजनेस इंटरप्राइजेस फॉल्स फेल्स, prices collapses and confidence is shaken, building construction and slow down, and unemployment increases, the fall in income, expenditure, demand and profit, prices and profits, ठीक हो गया। The recession will have cumulative effect on the working of the economy। अब रिसेशन में हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो हमारे पास डिमांड होती है गुड्स की वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। आपको पता है कि बहुत सारे जो होते हैं प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देती हैं, तो आउटपुट क्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं दे डू नॉट टेक नोटिस द डिक्लाइन इन डिमांड इंस्टेंटली एंड गो ऑन प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर। तो वो क्या कर देते हैं, वो जो करंट आपके पास एक वो चल रहा होता है, ये प्रोडक्शन जो होती है वो उसको नहीं देख रही होती कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा हो रही है, तो वो एक ओवर प्रोडक्शन की तरफ चली जाती है आपकी इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस कॉजेज एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स, सो प्राइसेस आपके पास ऑब्वियसली क्या हो जाती हैं, फॉल होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि आपकी सप्लाई एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन होती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं। सो द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिगिंस टू फॉल, इनकम, वेजेस, एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड डिक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात होती है कि ये सारी चीज़ें आपके पास जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या हो जाती है, ओवर सप्लाई की वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से कम होना शुरू हो जाती हैं। सो इसके आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो फॉल इन इनकम एंड आउटपुट लेवल, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, फॉल इन प्राइसेस, लिक्विडेशन इन स्टॉक मार्केट, स्ट्रेन इन बैंकिंग सिस्टम, डिक्लाइन इन प्रॉफिट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होती हैं, ओवर प्रोडक्शन की वजह से होती हैं, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से होती हैं, ठीक हो गया। देन द नेक्स्ट फेज या स्टेज इज़ डिप्रेशन। अच्छा, डिप्रेशन में, डिप्रेशन द वर्ड इट सेल्फ इज़ क्लियर कि लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, उसका जो मेन या फर्स्ट आप कह सकते हैं कि उसका फैक्टर जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से आउटपुट जो होते हैं वो कम होना शुरू कर हो जाती हैं, ट्रेड आपके पास कम होना शुरू हो जाती हैं। जब ऑब्वियसली आउटपुट कम होगी तो आपके पास डिमांड भी क्या होती है, दैट इज़ ऑल्सो डिक्रीजेज। तो आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो एकदम से क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा फॉल होना शुरू हो जाती हैं, और वो और भी फॉल होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो फॉल्स मोर एंड मोर। इसकी वजह से आपके पास जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या आपकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। वो जो फर्स्ट फेज था कि जो चीज़ें ऊपर ऊपर जा रही होती हैं, अब यहाँ पे उसका उल्टा है, क्योंकि चीज़ें आप नीचे आना उन्होंने शुरू कर दिया है, ठीक है। आपकी जो इंडिकेटर्स होती हैं वो फॉल होना शुरू हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि आपकी जो स्टेडी ग्रोथ है उससे नीचे चले जाते हैं। सो डिप्रेशन में आपके पास, अगर आप अपने स्लाइड में भी देखें तो इट लीड्स टू डिप्रेशन वेयर देयर इज़ अ जनरल डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो क्या होना शुरू कर देती हैं, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं या डिक्लाइन होना शुरू हो जाती हैं। It is characterized by shortfall in production, mass unemployment, fall in prices,
low wages, contraction of credit, high rate of business failures, and atmosphere of all round pessimism. अगर आप देखें तो जब आपका जो प्रोड्यूसर होता है उसका एक ट्रस्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो रेट ऑफ रिटर्न्स होती हैं उसको वो नहीं मिल रही होती है, उसको लॉस हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली वो शटडाउन की तरफ चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी, उनकी प्राइसेस और कम हो जाएगी, लोगों को जो है वो इनकम नहीं होगी, और जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं या जो तो थोड़े बहुत जो है एम्प्लॉयड है उनकी जो वेजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगी बिकॉज ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी इज़ नॉट विलिंग टू बोरो। क्यों बोरो करेंगे, किस चीज़ के लिए? जो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने कहा था कि वो लोन्स लेंगे, क्यों लेंगे उस फेज में? जो आपके पास बूम वाला फेज था वो इसलिए लेंगे क्योंकि वहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, इसलिए वहाँ से लोन्स लेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपकी ऑलरेडी लॉस में जा रही है तो अब यू कैन नॉट टेक लोन्स फर्दर, उसका कोई तुक नहीं बनता कि यहाँ पे आप लोन ले लें, तो वो बोरोइंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है, तो बैंक रेट फॉल कंसिडरेबली। ठीक हो गया। इसके अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मास अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा आपके पास है कि फॉल इन प्राइसेस, प्रॉफिट कम हो जाएंगी, ठीक है, वेजेस, इंटरेस्ट रेट ये कम हो जाएंगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, बैंक डिपॉजिट एंड लोन्स, ये सारी चीज़ें आपके पास कम होना शुरू हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके पास फैक्ट्रीज हैं वो क्लोज डाउन होंगी, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो फैक्ट्रीज किस लिए चलेंगे? तो आपके पास जो प्रॉफिट्स होंगे वो कम होना शुरू हो जाएंगे, एंड एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो आपके रेट ऑफ रिटर्न्स बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। अब आगे आपके पास जो नेक्स्ट फेज़ है दैट इज़ द रिकवरी फेज़। अब आप देखें, शुरू से आहिस्ता आहिस्ता आप पहले उस पर बूम पे थे, फिर आप जो है थोड़ा उसको आपकी इकॉनमी कम होती गई, डिप्रेशन में आ गई, अब फिर अब जो नेक्स्ट आपके पास फेस है उसमें क्या होगी, वापस उड़ान भरेगी, आपकी इकॉनमी एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ वापस जाएगी। और वो क्यों जाएगी? अब आप देखें, ड्यूरिंग डिप्रेशन शॉर्टेज ऑफ गुड्स इज एक्सपीरियंस, इन रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, prices on wages increases, the recovery may take place due to the following reasons। यहाँ पे आप ये अपने माइंड में रखें कि आपकी इकॉनमी एक नेगेटिव साइड से अब एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही होती है। अब इसकी वजह जो होती है, आप अपने साथ इस चीज़ को नोट डाउन करें, इसकी सर्टेन रीजंस होती हैं क्यों। अब आपने देखा था कि इससे पहले वाले फेज़ में क्या था, डिप्रेशन था। डिप्रेशन में क्या हो गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई थी, आपके पास आउटपुट जो है वो कम होना शुरू हो गए थे, डिमांड कम हो गई थी, तो प्राइसेस जो थी वो कम हो गई थी। अब उन ड्यू टू द लो प्राइसेस आपके पास जो डिमांड होगी वो अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। लोग थोड़े से, चूँकि आपको पता है कि अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो आपकी डिमांड क्या होगी, लोगों की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, आपकी इकोनॉमी में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। सो क्या होगी, ड्यू टू लो प्राइसेस डिमांड विल स्टार्ट राइज, एंड सिमल्टेनियसली आपके पास क्या होगा, प्रोडक्शन भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब आपके पास प्रोडक्शन होगी तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई लेबर की ज़रूरत होगी, तो क्या होगी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी या एम्प्लॉयमेंट जो है लेवल भी क्या होगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत इन्वेस्टर्स को या प्रोड्यूसर्स को ये फील हो कि भाई अच्छा जी अब तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, सो दे विल इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट। तो वो क्या करेंगी, वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगी, ज़्यादा करना शुरू करेंगे। इसमें एक और जो मेन फैक्टर आता है, जो गवर्नमेंट का रोल होता है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी वाले फेज़ में। गवर्नमेंट जो होगी वो भी अपना जो है प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करेगी, और ये ज़्यादा किस चीज़ पे करेगी, ये एक्सपेंडिचर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाएगी। और वो किस में ज़्यादातर करेगी, आपका जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, गवर्नमेंट जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। वहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट करेगी, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो ज़्यादा होंगे। जब गवर्नमेंट यूज़ करेगी कंस्ट्रक्शन साइट में तो उनकी प्राइसेस एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कहने का मकसद ये है कि आपकी इकॉनमी जो होगी वो एक नेगेटिव साइड से आप क्या हो रही, आहिस्ता 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 एक पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है। ठीक है, जब कंस्ट्रक्शन साइट में गवर्नमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स करेगी तो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी या इस तरह के कोई एक आप प्रोजेक्ट इनोवेशन वगैरह हो जाती है। ठीक है, नए एरियाज़ में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, या चेंजेस इन टेक्नोलॉजीज़ ऑफ प्रोडक्शन, आप अपने मेथड को जो है वो चेंज करते हो, जो इनपुट्स हैं उनको चेंज करते हो। तो इन ए शॉर्ट वर्ड जो है आपकी
प्रोडक्शन क्या होती है ज़्यादा हो रही होती है। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी तो आपकी इकॉनमी क्या किस चीज़ की तरफ जाएगी, एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इसके करेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्रॉफिट्स, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस इंप्रूव, एक्सपेंशन इन द बैंक क्रेडिट। अगेन वही वाली बात आती है कि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करती है कोई भी प्रोड्यूसर, जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है अपने आउटपुट को ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपके आउटपुट से आपको एक प्रॉफिट मिल रही होती है तो जो प्रोड्यूसर्स है उनको एक ये वो मिल रही होती है कि अच्छा जी हमें भी क्या होगा, अब प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गई है, तो वो अगेन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, बैंक से लोन्स वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे। सो इन दिस वे योर इकोनॉमी विल मूव इन अ साइकिल एंड दैट साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द बूम एंड फिर इस तरह होते होते कम होती है, डिप्रेशन में चली जाती है, सेकेंड स्टेज में आती है रिसेशन और फिर डिप्रेशन, और फिर जो है नेक्स्ट स्टेज में आपके पास क्या होगी, दोबारा वो राइज होगी और रिकवरी की तरफ चल पड़ेगी। सो इन दिस वे दिस वाज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ द ट्रेड साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है। इन केस इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आप मुझे कह सकते हैं तो आई एक्सप्लेन दैट मोर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।